अगर आपने कोई ज़मीन खरीदा है तो आपके पास सेल डीड होगा, जिसको बोलते हैं केवाला। जी हाँ, वो केवाला अगर आप सही व्यक्ति के पास से नहीं खरीदे हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति के नाम से वो ज़मीन है उस व्यक्ति से आप उस केवाला को नहीं करवाए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो वास्तविक मालिक है वो आपकी केवाला को रद्द करा सकता है। तो इस वीडियो में हम आपको बहुत ही ऐसी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी देंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जाकर के यदि ये वीडियो आप देख लेते हैं तो आपके मन में झारखंड में भूमि से संबंधित या फिर बिहार में भूमि से संबंधित जो भी समस्या है, आपको उन समस्या का समाधान इस वीडियो में आज मिलने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और बारीकी के साथ वीडियो को समझने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ यदि आप इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि केवल ज़मीन की रजिस्ट्री हो जाने से वह ज़मीन आपकी नहीं हो जाती है। ज़मीन के वैध मालिक मतलब जो असली मालिक हैं उससे रजिस्ट्री कराना ज़रूरी हो जाता है। गलत लोगों से रजिस्ट्री करा लेने से वह रजिस्ट्री सही नहीं मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्पष्ट कर दिया है। जी आप बिल्कुल सही सुने हैं। उन्होंने कहा है कि यदि फर्जी व्यक्ति ने अपनी ज़मीन बेच दी है तो रजिस्ट्री की तिथि से 3 साल के अंदर सेल डीड को रद्द किया जा सकता है। इसके लिए सिविल कोर्ट के समक्ष फॉरम है, वहां पर केस दायर किया जा सकता है। आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप ज़मीन खरीद लिए हैं और वो ज़मीन उस व्यक्ति के नाम से नहीं है जो व्यक्ति बेचा है, तो ऐसी परिस्थिति में आप जो सही मालिक है वो आपका केवाला को तोड़ सकता है। तो इसकी भी नियम है कि आप 3 साल के भीतर में उस केवाला को तोड़ने के लिए एलिजिबल हैं। आप 3 साल के भीतर में यदि अगर सिविल कोर्ट में अपना मुकदमा दायर कर देते हैं तो ऐसी परिस्थिति में उसका केवाला रद्द हो जाएगी। अगर 3 साल से ज़्यादा हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में बहुत लंबी प्रोसेस चलेगी, वो भी टूटेगी, लेकिन बहुत लंबी प्रक्रिया होने के बाद पता चला कि तब तक आपका एक पीढ़ी खत्म हो गया, दूसरा पीढ़ी में चले गया ये मामला। जी हाँ, इस तरह से होगा। तो अब देखिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम यहाँ पे समझते हैं। आपके चाचा ने पैतृक जमीन अपने नाम कराकर रसीद काट लिया है और इसी साल उस जमीन को उसने बेच दिया है, तो आप क्या करेंगे अपनी पैतृक संपत्ति का? जी हाँ, इसका सही जवाब आपको यहाँ हम देंगे। इसका सही और सटीक जवाब यहाँ पे हम दे रहे हैं आपको कि संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ है तो उस पर सभी वारिस का अधिकार बनता है। चाचा अकेले उसे अपने नाम से नहीं कर सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आप सिविल कोड में रजिस्टर डीड जिसको सेल डीड को रद्द करने के लिए पिटीशन दायर करना होगा। पैतृक संपत्ति का बंटवारा भी करा सकते हैं और साथ ही साथ सीओ को एक लिखित आवेदन दें। सीओ को जब आप लिखित आवेदन देंगे और सिविल कोर्ट में जब आपका केस जाएगा तो ऐसी परिस्थिति में आपके चाचा जो हैं पैतृक संपत्ति को घूस के माध्यम से या फिर किसी अन्य तरीका से अपने नाम जो कराया था, तो ऐसी परिस्थिति में उसका जो है नामांतरण रद्द हो जाएगी। अगर आप सही और सटीक प्रक्रिया के तहत अगर चल करके उसकी मुकाबला करेंगे तब। अगर आपके पास जानकारी का अभाव है तो ये संभव नहीं है, तो फिर आप अपना मसला को झेलते रहिएगा ज़िंदगी भर। तो चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा सबसे बड़ी सवाल। जी हाँ, जो आप सबके सामने ये सवाल आता है। तो दूसरा सबसे बड़ी सवाल क्या है? पैतृक संपत्ति का पंचायत में बंटवारा हो चुका है लेकिन उसका हिस्सा 3 भाई नहीं दे रहा है, क्या करें? यहाँ पे हम 3 भाई का एग्जांपल ले रहे हैं। आपके पास 3 भाई से अलावा 4 भाई, 5 भाई या 2 भाई भी हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप देखिए क्या करना है आपको। पंचायत के समक्ष आपके भाइयों ने सहमति से बंटवारा किया था, यह आपको मालूम है। वह बंटवारा मान्य है, वो बंटवारा जो हुआ था वो मान्य है। आपका हिस्सा कोई रोक नहीं सकता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। आप उस बंटवारा नामा को लेकर के सीओ के पास जाइए, एसडीओ वो फिर उपायुक्त जो है उसको लिखित आवेदन दीजिए। समाधान नहीं होता है तो ऐसी परिस्थिति में आप सिविल कोर्ट में पिटीशन दायर करके उस पर जो है आप अपना हक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब तीसरी सबसे बड़ी सवाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे तीसरी बड़ी सवाल ये है, कोई व्यक्ति
1995 में ज़मीन खरीदा, ठीक, और उस पर मकान बनाकर रह रहा है। लगान रसीद भी उनको मिल रही है। वर्ष 2004 में दूसरे लोगों ने हुक्मनामा से 27 डिसमिल ज़मीन बेच दी है। उनका भी प्लॉट शामिल कर दिया गया है। बाद में सीओ ने उसको भी रसीद निर्गत कर दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में अब क्या करेंगे? अब देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये है, 1995 में जो ज़मीन मेरे नाम से बना था उस पर हम घर तर बना करके रह रहे हैं, लेकिन कुछ उग्रवादी होते हैं हर समाज में, वो जो है इस ज़मीन को भी, जो ज़मीन पे हम अभी रह रहे हैं और साथ ही साथ कोई अन्य ज़मीन को मिला करके किसी अन्य व्यक्ति के पास अगर वो बेच दिया है, तो ऐसी परिस्थिति में देखिए सीओ क्या किया है, उसका दाखिल खारिज, जिसको बोलते हैं कि मोटेशन, कर दिया है। इसको भी वही 27 डिसमिल का रसीद कट रहा है और अगला व्यक्ति को भी 27 डिसमिल का रसीद दिया जा रहा है। तो इसको कहते हैं हम लोग दोहरी जमाबंदी व्यवस्था। जी हाँ, दोहरी जमाबंदी व्यवस्था पे हम इससे पहले एक वीडियो में चर्चा किए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को पहले जा कर के देख लीजिएगा। तो चलिए, अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई मामला है तो अब आपको करना क्या है, तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल सही और सटीक सलाह दी जाएगी। और आप यदि इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए, इसमें इसका सही जवाब है। अब थोड़ा यहाँ पे समझने की कोशिश की, एक ही ज़मीन पर दो लोगों को रसीद कैसे निर्गत हो रही है, ये सबसे बड़ी मुद्दा है। आप जो है सबसे पहले करेंगे क्या कि प्रशासन अधिकारी जो है उसके पास आप आवेदन दे सकते हैं तथा दूसरे व्यक्ति को निर्गत हो रही रसीद को रद्द करवा सकते हैं। इस तरह से आप सबसे पहले जो है प्रशासन अधिकारी के पास अपना जो है आवेदन दें कि मेरा ज़मीन फला है, और जाकर के उस ज़मीन पर हम फला मतलब दिन से रह रहे हैं और उस ज़मीन को कि कोई थर्ड पार्टी ने किसी फोर्थ पार्टी के पास बेच दिया है, उसी ज़मीन का लगान रसीद हम भी कटा रहे हैं और उसी ज़मीन का लगान रसीद वो भी कटा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आपकी समस्या का अगर समाधान हो जाता है तो ठीक है, अगर समाधान वहाँ से भी नहीं होता है तो आप जो है सबसे पहले सिविल कोर्ट में एक केस दायर कीजिए। और ये केस बहुत ही बड़ी केस हो जाती है, जिसमें कि वहाँ के जो कर्मचारी और सीओ हैं उसके आधार पर वो केस दायर किया जाएगा, क्योंकि दोहरी जमाबंदी एक बहुत ही खतरनाक जमाबंदी हो जाती है। इससे क्या होता है, समाज में बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा हो जाती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस YouTube चैनल के माध्यम से अभी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस YouTube चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नया वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।